आप दोस्त माने ना माने, मैं तो आपको दोस्त मानता हूँ। ये दाग अच्छे हैं। लेकिन ये कौन सा भारत जो है हमें रिक्लेम कर, क्योंकि आजकल देश में भारत को रिक्लेम करने की बहुत चर्चा चल रही है। जैसे रिक्लेमिंग भारत, ये शब्द क्यों आता है? आरएसएस कहती है उनको अपने भारत को रिक्लेम करना है, क्योंकि उनको लगता है कि पिछले 1200 सालों में भारत कहीं गुम हो गया, भारत कहीं उसको लोगों ने अगवा कर लिया, भारत कहीं गायब हो गया। मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि उनके किसी मित्र ने उनको फोन किया था और बोला, देखो मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि आशुतोष तो संघी है, और देखो अभी रिक्लेमिंग भारत लिख के उसने साबित कर दिया कि वो संघी है। जो संघी किस आधार पर, रिक्लेमिंग शब्द पे उनको नहीं था। देश के अंदर एक ट्रेंड है कि भारत शब्द अगर है तो वो संघियों का है। तो भारत शब्द पे उनका कॉपीराइट कैसे हो सकता है? हिंदू धर्म पे किसी का कॉपीराइट कैसे हो सकता है? भगवान राम, भगवान कृष्ण पे किसी का कॉपीराइट कैसे हो सकता है? मेरा मानना है कि भारत एक निरंतरता है, एक कंटिन्यूटी है। मैं इस भारत को किसी एक विचारधारा का या किसी एक व्यक्ति का या किसी एक संगठन का जो कॉपीराइट का अधिकार है, दरअसल ये उसके खिलाफ एक विरोध है मेरा। अब क्या आशुतोष का ये जो रेवोल्यूशन है मोदी के पावर ऑफ ट्रांसफर, ये एंटी नेशनल है, नेगेटिव कोड में है, भारत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ? नहीं तो रेवोल्यूशन शब्द का क्यों इस्तेमाल आपने किया? नमस्कार, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। हम आज से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, बुक शेल्फ। बुक शेल्फ में बात करेंगे किताबों की, लेखकों की। इसमें सिर्फ नई किताबों की चर्चा नहीं होगी, नए लेखकों की चर्चा नहीं होगी, पुरानी किताबें भी, पुराने लेखक भी, क्योंकि किताबें तो खजाना है। और मैं हूँ जयपुर शहर से, मुझे आदत है खजाने में से हीरे मोती चुनने की, कलर्ड स्टोन चुनने की, कौन सा मूंगा है, कौन सा पन्ना है, कौन सा नीलम है, कौन सा हीरा है, और हर एक की अपनी कीमत है, अपनी ज़रूरत है। तो उन सब को खंगालने की कोशिश हम करेंगे इसमें, और कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते आपको एक नए लेखक के साथ मुलाकात करवाएं। इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए मुझे लगा कि एक ऐसी शख्सियत जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लंबे समय से जानते हैं, उनसे ही की जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मेरे मित्र भी हैं, पुराने मित्र हैं, कम से कम मैं तो मानता ही, वो आपको बताएंगे कि वो कितना मुझे मित्र मानते हैं। बड़े लेखक हैं, बड़े पत्रकार हैं, इतनी किताबें लिख दी हैं कि आपको पढ़ने में मुश्किल होगी। मैं जब उनको किताबों को पढ़ रहा हूँ लंबे समय से, उनको अन्ना आंदोलन पर किताब उनकी, जो अन्ना के 13 दिन पर किताब लिखी गई, मुखौटे का राजधर्म लिखा गया, द क्राउन प्रिंस, द ग्लेडिएटर, द होप, वो लिखी गई, फिर हिंदू राष्ट्र, और फिर अब नई किताब उनकी आई है, रिक्लेमिंग भारत। वेस्लेन ने ये किताब लिखी, बहुत खूबसूरत किताब है। जैसे आशुतोष जी की पुरानी किताबें हैं, उसी तरह से ये बेहतरीन किताब है और एक नई तरीके से लिखी हुई किताब है। अभी क्या हुआ है कि 2024 में बहुत सी किताबें आई 2024 के चुनावों को लेकर, 24-25 में। उसमें मैं समझता हूँ ये किताब बिल्कुल अलग तरीके से लिखी गई है। आशुतोष को आप जर्नलिस्ट के तौर पे तो जानते ही हैं, मानते ही हैं कि वो खुली और साफ बात करते हैं। किताब भी उसी तरह से लिखी। आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई इस किताब बहुत की जो बहुत 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 शुक्रिया विजय जी। आप दोस्त माने ना माने, मैं तो आपको दोस्त मानता हूँ। नहीं, मैंने तो सार्वजनिक तौर पर बिना जाहिर कर, लेकिन मुझे तो वैसे ही आदत है कि बड़े लोगों के साथ थोड़ा सा बता दें कि भाई हमारे दोस्त हैं, तो अच्छा लगता। नहीं, आपसे जब भी मैं बात करता हूँ थोड़ा सतर्क हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम किस कोने से कोई जो चीज सुई आप चुभो दे और उसके बाद मैं बिलबिलाता घूमूं या सामने नहीं, वाला नहीं, नहीं, बिलबिला। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, तो हम मजाक में कह रहा हूँ, मैं बहुत सम्मान है आपका। बहुत अच्छी किताब लिखी है, उसके लिए भी बहुत मुबारकबाद। लेकिन बहुत जो बहुत शुक्रिया, बहुत टाइटल बहुत है ना, शुक्रिया। उसने, हम्म, आपके टाइटल ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए लोगों के मन में। हम्म, रिक्लेमिंग भारत, वैसे आपने भी किताब में जिक्र किया, उस बात की चर्चा की है, लेकिन ये कौन सा भारत जो है हमें रिक्लेम कर, क्योंकि आजकल देश में भारत को रिक्लेम करने की बहुत चर्चा चल रही हम्म। है। अब वो भारत वेद पुराण और शास्त्रों के वक्त का भारत है, 1200 साल पहले का भारत है, या 1947 के पहले का भारत है, या फिर 2014 के पहले का भारत है? आप कौन सा भारत रिक्लेम करना चाहते हैं? देखिए विजय जी, पहली तो मैं बहुत हल्के शब्दों में, हल्के नहीं, थोड़ा मजाकिया अंदाज में आपको बता दूं, लाइटर वेन में जिसे कहते हैं, हिंदी का शब्द, अंग्रेजी का शब्द है,
मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि उनके किसी मित्र ने उनको फोन किया था और बोला देखो मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि आशुतोष तो संघी है और देखो अभी रिक्लेमिंग भारत लिख के उसने साबित कर दिया कि वो संघी है। तो वो जो जो संघी किस आधार पर, रिक्लेमिंग शब्द पे उनको नहीं था, भारत शब्द पे था कि भारत शब्द का इस्तेमाल जो आदमी करेगा वो दरअसल संघी है और वो आरएसएस हिंदू, हाँ वो हिंदुत्ववादी है। मुझे लगता है कि जिस पर्पज से और जिस उद्देश्य से और जिस मकसद से इस किताब का नाम रिक्लेमिंग भारत रखा गया और जिस पर्पज और उद्देश्य से मैंने इस किताब को लिखने की कोशिश की है वो उनके उस वाक्य से पूरी तरीके से उसकी उपादेयता साबित हो गई। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे संघी कहा, इसलिए कि ये जो इस देश के अंदर एक ट्रेंड है कि भारत शब्द अगर है तो वो संघियों का है या आरएसएस के लोगों का। मैं बहुत सम्मान करता हूँ आरएसएस के लोगों को, कोई मैं किसी लाइटर उस तरीके से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मानता हूँ कि कोई विचारधारा कैसी भी हो किसी भी तरीके से हो उससे एंगेजमेंट होना चाहिए, उससे इंटरेक्शन होना चाहिए, और जो लोग एंगेजमेंट नहीं रखते दरअसल मैं उनको लोकतांत्रिक मानता भी नहीं हूँ। तो भारत शब्द पे उनका कॉपीराइट कैसे हो सकता है, हिंदू धर्म पे किसी का कॉपीराइट कैसे हो सकता है, भगवान राम भगवान कृष्ण पे किसी का कॉपीराइट कैसे हो सकता है, वो तो सर्वत्र है। और भारत जो है वो हम ये कहें कि वो वेदों के समय का भारत और आज के समय का भारत, तो मैं इस फर्क को नहीं मानता। मेरा मानना है कि भारत एक निरंतरता है, एक कंटिन्यूटी है जो शुरू होती है बहुत आज से 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, 7000 साल पहले और उसके बाद अभी तक चली आई है। जैसे कोई भी नदी होती है वो शुरुआत कहीं से होती है और बाद में आते 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 अंत तक आते आते कभी उसकी पहचान थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन क्या उस नदी की जो अंतरात्मा है क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है क्या? देखिए बदलाव तो एक इस बात का सूचक है कि आपके अंदर डायनेमिज्म है या सभ्यता में डायनेमिज्म है या किसी संस्कृति में डायनेमिज्म है। अगर बदलाव नहीं हो रहा तो आप फिर जड़ हो जाएंगे, फिर आप खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन उसकी जो अंतरात्मा है वो कैसी है, तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं इस भारत को किसी एक विचारधारा का या किसी एक व्यक्ति का या किसी एक संगठन का जो कॉपीराइट का अधिकार है दरअसल ये उसके खिलाफ एक विरोध है मेरा। ये अपने आप में एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया गया विरोध है कि नहीं, भारत आपका ही नहीं, भारत हम सबका है और हम सबका रहेगा, सदियों से था, सदियों तक रहेगा। ये एक बुनियादी उसकी सोच थी। अब रिक्लेमिंग भारत शब्द पे अगर हम बात कर ले तो मेरा मानना है कि इसकी 4 अवधारणाएं हैं जो आपको इस किताब के अंदर दिखाई पड़ेंगे और चारों एक दूसरे से कंपीट कर रही। जैसे रिक्लेमिंग भारत, ये शब्द क्यों आता है? आरएसएस कहती है उनको अपने भारत को रिक्लेम करना है क्योंकि उनको लगता है कि पिछले 1200 सालों में भारत कहीं गुम हो गया, भारत कहीं उसको लोगों ने अगवा कर लिया, भारत कहीं गायब हो गया है। तो उनको उस भारत की खोज है, उस भारत को रिक्लेम करना चाहते हैं जो उनके हिसाब से जहां भारतीय संस्कृति थी, जहां परम वैभव था, उसकी खोज करना चाहते हैं और जिसको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के उनकी नजर में अंधेरे ने ढक लिया। दूसरा, 1947 के बाद से 2014 तक का जो भारत है जो संविधानवाद में विश्वास करता, लोकतंत्रवाद में विश्वास करता है और 2014 में उस लोकतंत्रवाद उस संविधानवाद के ऊपर एक ग्रहण सा लगा, ऐसा इस देश के लेफ्ट लिबरल्स का मानना है। तो उनको लगता है कि हमें उस भारत को रिक्लेम करना है जो 2014 के बाद से उनके हाथ से छूट गया है। 2 और जो अवधारणाएं हैं वो अवधारणाएं भारतीय संस्कृति, समाज और सभ्यता के बुनियादी टकराव का प्रतीक है। एक जो अपर कास्ट है इस देश का, जिसको लगता है कि हिंदुत्व की विचारधारा में वो अपने उस भारत को पा सकते हैं जिसमें उनका वर्चस्व था, जिसमें उनकी तूती बोला करती थी और जो संविधानवाद की वजह से या मंडल आयोग लगने की बात से जो उनके हाथ से छूट गया है। चौथा जो रिक्लेम कर रहे हैं अपने भारत को, वो दरअसल है हिंदुस्तान का दबा कुचला पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, जिसको लगता है कि उसको भारत में कभी भी संविधान लागू होने के पहले और काफी हद तक संविधान लागू होने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिला, उसके साथ हमेशा पशुवत व्यवहार किया गया। मैं एग्जैक्टली मोहन भागवत के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो उन्होंने कहा था कि आपने 2000 साल तक उनके साथ पशुओं से बदतर व्यवहार किया, अब 200 साल तक आप व्यवहार कर। वो जो दलित पिछड़ा
आदिवासी तबका है जिसको 1950 में संविधान लागू होने के बाद बराबरी का दर्जा मिला, बोलने की आजादी मिली, वो अपने उस भारत को रिक्लेम करना चाहता है। तो इन 4 चीजों को रिफ्लेक्शन आपको इस किताब के अंदर दिखाई पड़ेगा, जहां दलित आंदोलन के बारे में भी बातचीत है और दलित आंदोलन कैसे हिंदुत्व से टकरा रहा है और कैसे एक दूसरे को चर्चा की है जी। किताब में भी चर्चा। लेकिन इसमें मैंने ये है ना, हाँ बोलिए प्लीज। हाँ नहीं आशुतोष, आपने जो बात की भारत को लेकर, रिक्लेमिंग भारत को लेकर कि उनका पेटेंट नहीं है संघ का, बीजेपी का, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि भैया आपने छोड़ दिया था, वही जैसे देवीलाल जी कहा करते थे अक्सर कि कागज झूठा कब्जा सच्चा। अब आप सिर्फ कागज लेकर भारत का बैठे हुए थे, कब्जा आपने किया ही, आप तो उससे दूर दूर होते रहे। कभी उसको कुछ लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, कभी लेफ्ट लिबरल कहा, कभी कुछ और कहा, तमाम तरीके से, या फिर वो सेक्युलरिज्म की बात करते हुए सेक्युलर ब्रिगेड कहा। तो आपने जब रिक्लेम ही नहीं किया तो जिसने किया उसका हो गया, ऐसा लगता है। ये उन्होंने कोई दावा नहीं किया है, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आपकी किताब से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने जिस तरह से 1947 पावर का जो शिफ्टिंग है और 2014 इन दोनों को कंपेयर किया, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जस्टिफाइबल है? पहली बात तो ये कि देखिए, ये आरएसएस की एक बड़ी खूबी है, हिंदुत्व उनकी आत्मा है, प्रोपेगेंडा उनका प्राणवायु है। तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि देखिए इन लोगों ने तो भारत छोड़ दिया। मुझे लगता नहीं है कि नेहरू, गांधी और भारत की जो आजादी की पूरी लड़ाई थी वो दरअसल भारत की अंतरात्मा की लड़ाई थी, और गांधी से बेहतर तो उस भारत को कोई रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। ये तो मैं छोड़ दीजिए उन तमाम लोगों को जो क्या कहते हैं। अगर आपको भारत को खोजना है, अगर उस भारतीयता को खोजना है, अगर उसकी आध्यात्मिकता को खोजना है, अगर उसके अंदर के उन तंतुओं को खोजना है जो दरअसल भारत बनाता है, तो गांधी से अच्छा प्रतीक तो है ही नहीं कहीं। और गांधी के बाद अगर किसी एक को हमें और गांधी के अलावा किसी और खोजना होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो रामधारी सिंह दिनकर की किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, उसकी प्रस्तावना जो 3-3.5 पेज की जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, अगर सिर्फ इसको ही पढ़ लिया तो लोगों को लगेगा कि दरअसल ये कितना बड़ा अत्याचार नेहरू के साथ किया जाता है जब नेहरू को अंग्रेजियत से जोड़ दिया जाता है। और मुझे लगता है कि गांधी और नेहरू उस भारत के आज की तारीख में भी सबसे बड़े प्रतीक पुरुष हैं, और जो लोग उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, दरअसल वो भारत को समझते ही नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूं, वो भारत को समझते ही नहीं है, और शायद वो भारत की जो प्राणवायु, भारत की जो आत्मा है, जो तंतु है, उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट पाते हैं। और ये उनके अंदर की बेचैनी है जब वो कहते हैं कि मुझे उन लोगों ने भारत को छोड़ दिया। दरअसल वो खुद अपने आप एक अंतर्विरोध से गुजर रहे हैं। खैर, जब आपने दूसरा सवाल किया 1947, 15 अगस्त 1947 और 2014 के बीच की, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि ये सवाल अगर हम अकेले में समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। मेरी जो पूरी थीसिस है उस बात को कहती है कि भारत जो है वो विटनेस कर रहा है मार्च ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, यानी एक वैचारिक राष्ट्र राज्य की आहट या मौजूदगी को हम महसूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी एक आइडियोलॉजिकल स्टेट भारत बन गया है, लेकिन हम उसकी आहट को महसूस कर रहे हैं, उसकी संवेदना को महसूस कर रहे हैं और उसको अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। जब मैं ये कहता हूं तब मैं उसके 5 और 6 अलग अलग अवयव या एलिमेंट्स में उसको तोड़कर लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। और उसका जो बहुत ही पहला फंडामेंटल जो उसका एलिमेंट है वो है हिंदुत्व, क्योंकि बिना विचारधारा के वैचारिक आइडियोलॉजिकल स्टेट की कल्पना नहीं हो सकती। तो पहला उसका एलिमेंट है हिंदुत्व, और दूसरा उसका एलिमेंट है कि जो 1947 15 अगस्त को अंग्रेजों से सत्ता भारत को मिली, हमारे नेताओं को मिली, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। क्योंकि उसके पहले जो सरकार चला रहे थे उनकी सोच अलग थी, उनके कंसर्न्स अलग थे, उनकी चिंताएं अलग थी, उनकी उम्मीदें अलग थी, उनका सरकार को चलाने का तरीका बिल्कुल अलग था, उसका डीएनए अलग था।
और जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई 15 अगस्त 1947 के बाद, उनके कंसर्न्स, उनके वर्ल्ड व्यू, उनकी चिंताएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें, उनका डीएनए, उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनके लक्षण, वो सब अलग थे। आई कैन गो ऑन एंड ऑन टॉक अबाउट इट। इसी तरीके से जब हम 2014 में देखते हैं कि मनमोहन सिंह से सत्ता जब नरेंद्र मोदी जी के पास आई, तो वो सारे चीजें बिल्कुल पूरी तरीके से बदली हुई दिखाई पड़ी। इसलिए मैं कहता हूं कि मोरारजी देसाई 1977 में, मोरारजी देसाई जब इंदिरा गांधी से सत्ता मोरारजी देसाई के पास आई, तो कोई बुनियादी फर्क नहीं था, वर्ल्ड व्यू में कोई फर्क नहीं था। एक कंसेंसस थी, एक आम सहमति थी इस देश के अंदर कि कैसे सरकार होनी चाहिए, कैसे समाज होना चाहिए, कैसे दृष्टि होनी चाहिए, क्या हमारी विदेश नीति होनी चाहिए। 19-20 का फर्क था, लेकिन एक बुनियादी कंसेंसस था, जिनको हम नेहरूवियन कंसेंसस कह सकते हैं, या जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस कह सकते हैं, जिसको डेमोक्रेटिक कंसेंसस कह सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद, मैं नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर, दरअसल ये आरएसएस की सरकार थी, तो आरएसएस का जो सोच है, वो सोच नेहरूवन जो कंसेंसस है या कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस है, उससे बिल्कुल अलग है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आरएसएस को भारत के संविधान में रत्ती भर भी यकीन नहीं है। और अगर आप कहेंगे तो मैं उसको प्रूव करूंगा, रत्ती भर भी यकीन नहीं है। वो इस संविधान की चहरदीवारी के अंदर उस सत्ता को पाना चाहते थे, जिस सत्ता को पाकर वो इस संविधान को पूरी तरीके से बदल सके। उनकी समाज के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग, वो बिल्कुल अलग है। उनकी सरकार को लेके बिल्कुल अलग अंडरस्टैंडिंग है, संविधान को लेके बिल्कुल अलग अंडरस्टैंडिंग है, उनके जो मूल्य है उसकी बिल्कुल पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, उनके जो तमाम तरीके के जो सोच है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए जो सत्ता मनमोहन सिंह से नरेंद्र मोदी के पास आई, वो बिल्कुल उसी तरीके से थी जैसा अंग्रेजों के जमाने से सत्ता भारतीयों के पास आई थी। वो एक कंसेंसस, जो आम सहमति थी, उससे अलग एक नई सहमति बनाने की कोशिश थी, जैसा कि 15 अगस्त 1947 में हुआ और जैसा कि 26 मई 2014 को हुआ। उस संदर्भ में कहता हूं कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो है बिल्कुल अलग था। और इसलिए जो समाज हम आज देख रहे हैं, या जो सरकार आज हम देख रहे हैं, या सरकार चलाने का जो तरीका हम देख रहे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, जो शब्दावलियां हैं, वो बिल्कुल अलग है। ये एलियन है, ये बिल्कुल मेरे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो इसलिए है क्योंकि एक विचारधारा 2014 में सत्ता में आई, और उस विचारधारा ने अपनी विचारधारा के हिसाब से नए समाज को, नए राज्य व्यवस्था को गढ़ने की कोशिश की है। उस संदर्भ में मैंने इसको कहा था। पावर ऑफ ट्रांसफर की बात समझ आती है। पावर ऑफ ट्रांसफर आप जैसे कह रहे हैं, एक तो आपने बड़ा अच्छा शब्द है, इंटरेस्टिंग शब्द है, मतलब अच्छा तो मैं क्या कहूँ, वो आपको तो करना ग्लोरीफाई। आपने लिखा रेवोल्यूशन, मोदी के आने को रेवोल्यूशन लिखा। अभी तक मैं तो रेवोल्यूशन को पॉजिटिव शब्द के तौर पे देखता रहा। अब क्या आशुतोष का ये जो रेवोल्यूशन है मोदी के पावर ऑफ ट्रांसफर, ये एंटी नेशनल है, नेगेटिव कोड में है, भारत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है? नहीं तो रेवोल्यूशन शब्द का क्यों इस्तेमाल आपने किया? बिल्कुल, इस पर भी मेरे बहुत सारे मित्रों को आपत्ति है कि मैंने क्रांति शब्द का इस्तेमाल क्यों कर दिया। देखिए, पहली बात तो हमें अपने आप को नरेंद्र मोदी से डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा। मेरी इस किताब में सबसे कम अगर किसी चर्चा होती तो नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा होती, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी को आरएसएस और हिंदुत्व से अलग करके नहीं देखता। मेरा मानना यह कि 2014 में अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नेता होता, जो प्रधानमंत्री होता, और उसको इतनी ही सीटें मिली होती, तो भी कमोवेश जो चीजें आज हैं, कमोवेश वैसी ही होती, थोड़ा बहुत उसमें फर्क हो सकता था। तो मैं नरेंद्र मोदी को महत्वपूर्ण मानता ही नहीं। मैं मानता हूं आरएसएस और उनकी विचारधारा को, और उनकी जो भविष्य की सोच है, समाज की सोच है, उसको महत्वपूर्ण मानता हूं। अब आपने क्रांति शब्द कैसे, दरअसल जो रिवोल्यूशन शब्द है, यह बहुत ही मिसअंडरस्टूड शब्द है। रिवोल्यूशन को कुछ लोग, जैसे कि लेफ्ट लिबरल, बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं कि कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, साम्यवादी क्रांति, और कुछ लोगों को अगर आप पूछिएगा जो 1917 की जो लेनिन की क्रांति थी, तो कुछ लोग उसको नेगेटिव संदर्भ में, अगर आप अमेरिका में पूछेंगे तो कहेंगे ये तो कुछ नहीं था, ये तो खून खराबा उसमें ही है। अगर आप लेफ्टिस्ट से बात करेंगे तो वो उसको एक ग्लोरीफाइड तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, उसको अपनी गौरवशाली परंपरा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्रांति का मतलब क्या हुआ?
क्रांति का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, मतलब जो मौलिक बदलाव, ये है क्रांति। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। 2014 के बाद से हमने अपने समाज में, अपने देश में वो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हम देख रहे हैं, हम विटनेस कर रहे हैं उसको। हम जब, इसलिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं 2014 के बाद के भारत को तो हम पहचानते ही नहीं। वो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है, वो समाज के स्तर पर भी दिखाई पड़ रहा है, वो सरकार के स्तर पर भी दिखाई पड़ रहा है, वो नेतृत्व के स्तर पर भी दिखाई पड़ रहा है, वो हर चीज में दिखाई पड़ रहा है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है, दरअसल मैं उस संदर्भ में इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। और मेरा मानना यह कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज के 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवयव होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं। पहला, ट्रांसफॉर्मेटिव तब चेंज माना जाएगा जो वो अपने अतीत को से अपने आप को पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और डिस्कनेक्ट इसलिए करता है क्योंकि उसको जो वर्तमान है, उस वर्तमान में कुछ बहुत बुनियादी बदलाव करने हैं ताकि एक नया भविष्य बनाया जा सके। देखिए, सारी लड़ाई तो भविष्य के निर्माण की है। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, या जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी, या फिर जो कैपिटलिस्ट विचारधारा थी, या समाजवादी विचारधारा थी, या हिटलर की विचारधारा थी, या हिंदुत्व की विचारधारा, ये लड़ाई किस बात को लेकर है? लड़ाई इस बात को लेकर यह है कि हमें या इन लोगों को अपने अतीत और अपने वर्तमान से तकलीफ है, क्योंकि वो दूसरा भविष्य बनाना चाहते, भविष्य के निर्माण की पूरी कोशिश है। तो इसलिए डिस्कनेक्टेडनेस फ्रॉम द पास्ट, डिसरप्शन इन द प्रेजेंट एंड डिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर, ये है। और ये तीनों चीज आपको 2014 के बाद की जो आरएसएस की विचारधारा जिस तरीके से ट्रांसलेट की जा रही है, उसमें देख सकते हैं। पूरी तरीके से 1947 से 2014 के बीच की भारत को डिस्कनेक्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराना, हर चीज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना, हर चीज के लिए, यहां तक मोहन भागवत का ये कहना है कि हमको तो 1947 में राजनीतिक आजादी मिली थी, असली आजादी तो अब मिली है। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते, वो अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो कुछ भी नेहरू गांधी की विचारधारा थी या उनकी जो सोच थी, उसने भारत को कमजोर किया, उसने बुनियादी तौर पर उसको बदलाव नहीं किया। इसलिए आजकल एक नया शब्द आया, डीकॉलोनाइजेशन। हमको डीकॉलोनाइज करना है, हमको डीकॉलोनाइज करना है। तो मान के चलते थे कि नेहरू गांधी जो थे वो कॉलोनाइज्ड माइंडसेट से बातचीत कर रहे थे। हम अगर हिंदुस्तान को परम वैभव पाना है तो हमको अपने आप को 2014 के हिंदुस्तान से अलग करना पड़ेगा। डिसरप्शन, विप्लव, आप देख सकते हैं चारों तरफ आज की तारीख में आपको विप्लव दिखाई पड़ेगा, हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा। यहां तक कि विजय त्रिवेदी भी बात करते करते कहेंगे, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हर चीज शॉकिंग है इस वक्त, हर चीज बदली हुई दिखाई पड़ती है। और ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है क्योंकि हमको एक नए भविष्य का निर्माण करना है, हमको इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र लाना है। तो डिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूटोपिया जिसको मैं कहता हूं, और इस संदर्भ में अगर आप मापेंगे तो ये एक वर्तमान बदलाव को देखने की कोशिश है, जिसका नाम मैंने रिवॉल्यूशन है, जिसका नाम रिवॉल्यूशन है। और इसको ना तो हम देशद्रोह के अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं, ना ही इसको हम किसी और अंदाज, हम एक सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक प्रक्रिया में हो रहे बदलाव को लोगों के सामने बताने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इतना सा है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं इसमें। लेकिन आप बहुत बारीक लाइन लिखते हैं किताब में। आपने नेहरू का जिक्र भी बहुत सारा किया, नेहरू की चर्चा की कि नेहरू के खिलाफ की लड़ाई। आपने किताब में लिखा कि लड़ाई नेहरू के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई तो गांधी के खिलाफ है। और गांधी तो खुद को हिंदू मानते हैं, गांधी तो खुद को कट्टर हिंदू भी कहते हैं, हालांकि उन्होंने कट्टर हिंदू को अपने तरीके से डिफाइन किया है। वो राम की भी चर्चा करते हैं, हिंदुत्व की भी चर्चा करते हैं, वर्ण व्यवस्था की भी चर्चा करते हैं। तो आप नेहरू की चर्चा तो करते हैं और कहते हैं कि ये नेहरू को डिस्कनेक्ट करने का मतलब, नेहरूवियन कंसेंसस का मतलब नेहरू को खत्म करने का, डिस्कनेक्ट करने का मतलब है। लेकिन आप, मुझे लगता है ये ज्यादा गंभीर आरोप है जब हम ये कहें कि नेहरू नहीं, असली खतरा तो गांधी है, या उन्हें खत्म करने की कोशिश है। कैसे आप? हमारे ख्याल से ये बुनियाद है पूरी, और इस पर बहुत रिसर्च की जानी चाहिए। मैंने तो एक सिर्फ शुरुआत की इस पे। जब आप मैंने क्यों कहा, अगर इस देश की कोई अंतरात्मा है तो वो अंतरात्मा गांधी है। और जब हम भारतीयता की बात करते हैं तो उसको आप कुछ लोग हिंदू के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। मतलब गांधी से बेहतर हिंदू शायद इस देश में पैदा ही नहीं हुआ। मैं बहुत जिम्मेदारी से इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को आपत्ति होगी, लेकिन गांधी से बेहतर हिंदू इस देश में पैदा नहीं हुआ, और हिंदू धर्म की उनसे बेहतर परिभाषा किसी ने नहीं दी।
जब उनसे पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा सभी धर्मों का निचोड़ ही मेरा धर्म है। और अगर आप हिंदू धर्म को देखेंगे तो सारी चीजों का तो निचोड़ है ही। आप किसको धर्म मानेंगे? आप वेद को मानेंगे, पुराण को मानेंगे, उपनिषद को मानेंगे, सांख्य को मानेंगे, वैशेषिक को मानेंगे, आप चारवाक को मानेंगे। मैं नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं? लेकिन धर्म क्या है? धर्म दरअसल समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाने का एक उपक्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको आप ईश्वर से जोड़ दीजिए। और हिंदू धर्म तो हमें यह भी आजादी देता है कि हम ईश्वर को ना माने। ये क्रिश्चियनिटी में नहीं है, ये किसी भी अब्राहमिक रिलीजन में नहीं है। आप अगर ज्यूज हैं तो आपको ईश्वर मानना ही पड़ेगा, आप अगर मुसलमान हैं तो आपको अल्लाह को मानना पड़ेगा, आप अगर क्रिश्चियन हैं तो आपको गॉड को मानना पड़ेगा। हिंदू धर्म तो आपको इजाजत देता है कि आप ईश्वर को माने या ना माने। और मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, आई एम नॉन बिलीवर, लेकिन मैं हिंदू हूं। मैं कह सकता हूं मैं कट्टर हिंदू। बट कट्टरता का अर्थ क्या है? कट्टरता का अर्थ यह है कि जो उसके तमाम सकारात्मक पहलुओं को इस हद तक गले लगा लीजिए कि वो सकारात्मक पहलू उसकी नकारात्मकता में बदल जाए। और गांधी के अंदर नकारात्मकता है ही नहीं है, किसी तरीके की नेगेटिविटी गांधी का चरित्र ही नहीं। तो जब मैं कहता हूं कि गांधी में क्या है, गांधी में सत्य है। वो कहते हैं माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। गांधी में सत्य है, गांधी में हिंसा है, गांधी में विनयशीलता है, गांधी के अंदर कटुता नहीं है, गांधी के अंदर करुणा है, और गांधी के अंदर सबको साथ लेके चलने की एक क्षमता है। गांधी दरअसल वसुधैव कुटुंबकम और सत्यमेव जयते के आदर्श पुरुष हैं। और अगर आप हिंदुत्व के आदि पुरुष सावरकर को पढ़ें, सावरकर कहते हैं ये जो हिंदू धर्म, हिंदू समाज की जो अच्छाइयां हैं, वर्च्यूज हैं, सत्य है, करुणा है, विनयशीलता है, अहिंसा है, दरअसल इनकी वजह से ही हिंदू समाज लंबे समय तक गुलाम रहा। यो अपनी किताब में कहते हैं 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसको परवर्टेड वर्च्यूज कहते हैं। तो ये जो हिंदुत्व की जो पूरी कोशिश है, दरअसल इन वर्च्यूज को, जो हिंदू समाज का, हिंदू संस्कृति के जो मूल हैं, मूल तत्व हैं, उनको बदलने की कोशिश है। और गांधी चूंकि उस मूल गांधी चूंकि उन मूल तत्वों के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष हैं। गांधी अहिंसा की बात करते हैं, और आरएसएस का यह मानना है कि जो अहिंसा है, इसी ने तो हिंदू समाज को कमजोर किया। अगर चंद्रगुप्त मौर्य जैन नहीं बने होते, और अशोक अगर बौद्ध नहीं बने होते, तो फिर हिंदू समाज कभी कमजोर नहीं होता। तो ये हिंदू समाज के अंदर जो कमजोरी आई, वो इन्हीं अहिंसा शब्दों की वजह से आई। और सावरकर एक जगह लिखते भी हैं कि अगर इस्लाम की सबसे बड़ी खासियत क्या, एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में तलवार है। शत्रुओं को मालूम है कि अगर वो इस्लाम से लड़ेंगे तो उनकी गर्दन भी कट सकती है, लेकिन हिंदू से अगर लड़ेंगे तो उनको इस बात का भरोसा रहता है कि हिंदू उनकी गर्दन नहीं काटेगा। गांधी जब अहिंसा की बात करते हैं तो दरअसल उसी हिंदू परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं। और इसीलिए आरएसएस को लगता है कि ये हिंदू जो गांधी की जो विचार हैं, ये हिंदुओं को मजबूत करने की दिशा में सबसे बड़ा रोड़ा है। और चूंकि गांधी पर सीधे हमला नहीं कर सकते, तो उनके उत्तराधिकारी नेहरू पर हमला किया जाता है। और नेहरू पर आसानी से हमला इसलिए होता है क्योंकि वो सरकार में थे। जब आप सरकार में होते हैं तो आप वल्नरेबल होते हैं। जैसे आज मोदी के ऊपर हमला करना सबसे आसान काम है, आप मोहन भागवत उतने हमले नहीं कर पाते। तो गांधी पर हमला चूंकि नहीं कर सकते, इसलिए नेहरू को पर हमला करते हैं। और नेहरू पर हमला करने का मतलब यह है कि गांधीवाद की दिशा में, या गांधी की दिशा में जो पहला मील का पत्थर है, उसको पहले ढहा दो, फिर अगली लड़ाई हम गांधी से लड़ेंगे। ये मेरे आपने सावरकर का जिक्र किया। सावरकर के बिना हिंदुत्व की चर्चा आजकल अधूरी रह गई है। सावरकर जब भी होता है, लेकिन एक मित्र ने मुझे कहा कि भैया आप लोग सावरकर की चर्चा करते हैं और उनके हिंदुत्व की चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान का संविधान तो वैसे ही हिंदू मानता है जैसे सावरकर मानता है। सावरकर का हिंदू वो है जो पितृभूमि और पुण्य भूमि जिसकी हिंदुस्तान में है। संविधान का जो हिंदू कोड बिल है, वो भी तो उन्हीं को हिंदू मानता है जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि हिंदुस्तान है। लेकिन आप सावरकर से तो नाराज होते और संविधान की पूजा करते। देखिए, संविधान की जो ये नई व्याख्या है,
और इस नई व्याख्या में हिंदू तो प्रॉब्लम क्या बिल्कुल उसी तरह से है ना, जिसमें जैन, सिख, बौद्ध, नॉन मुस्लिम्स, नॉन हिंदू यानी मुसलमान और ईसाई जो है वो हिंदू में शामिल नहीं है ना संविधान में। सावरकर के हिंदू में भी वही शामिल नहीं है। बिल्कुल आपकी बात है। जो आप अगर उस क्लासिकल डेफिनेशन में अगर आप जाएंगे, टेक्निकल डेफिनेशन में जाएंगे, तो आज की तारीख में बौद्ध, जैन सारे लोग हिंदू हैं, अगर आप लीगलिस्टिक टर्म में बात करेंगे। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम इस परिभाषा में नहीं है, प्रॉब्लम उस सोच में है कि जब संविधान बना तो सावरकर ने क्या कहा, इस संविधान को कोई स्वीकार ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें भारतीयता का कोई अंश ही नहीं है। तो वो तो पहले दिन से कह रहे हैं हम इस संविधान को नहीं मानते। तो जब उस संविधान को नहीं मानते तो आगे की लड़ाई अपने आप पे खत्म हो जाती ना। अब चूंकि संविधान लागू हो चुका था, देश की जो बहुसंख्यक जनता थी वो संविधान को गले लगाती थी और अभी भी लगाती है, और संघ को उसी विचारधारा के अंदर काम करना था। तो संघ ने मौन स्वीकृति जरूर दी, लेकिन दिल से कभी नहीं माना। दिल से कभी इन्होंने भारत के संविधान को नहीं माना, और सावरकराइट्स ने भी कभी संविधान को नहीं माना। लेकिन संघ और आरएसएस तो, संघ और सावरकर में तो विभेद है ना। संघ तो खुद ही सावरकर को नहीं मानता। हाँ, जैसे हर विचारधारा के अंदर मतभेद होते हैं, वैसे इस विचारधारा के अंदर भी मतभेद है। आप देखिए, अगर आप वामपंथी अगर आप आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो स्टालिन भी वामपंथी थे और ट्रॉट्स्की भी वामपंथी थे, बुखारिन भी वामपंथी थे, और बाकी के लोग भी वामपंथी थे। लेकिन ट्रॉट्स्की को क्यों जाके स्टालिन ने मारा? तो बहुत वायलेंट तरीके से उनका कत्ल किया गया। या अपने सारे कंटेम्पररीज को, जो लेनिन के जमाने में उनके बहुत बड़े लोग थे, बुखारिन थे, जेनेवी थे, तमाम लोग थे, उनका कत्ल क्यों किया गया? तो विचारधाराओं के अंदर अंतर्द्वंद भी होते हैं, विचारधाराओं के अंदर टकराव भी होता है, विचारधाराओं के अंदर अलग अलग सोच भी होती है। लेकिन एक बात पे सहमति थी सावरकर में भी और आरएसएस में भी, वो ये कि हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को एकजुट करना है, मजबूत करना है। क्योंकि ये एकजुट नहीं था, इसलिए मुसलमान और क्रिश्चियंस जो है हम पे 1200 सालों तक हम पर शासन कर पाए। इस हिंदू समाज को एकजुट करना है। अब इस हिंदू समाज को कैसे एकजुट करना है, इसको लेके मतभेद हो सकता है। जैसे सावरकर जब हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं तो वो जाति प्रथा पर भयानक रूप से हमला करते हैं, भयानक हमला करते हैं। और वो कहते हैं कि इस जाति प्रथा की वजह से ही जो है वो हिंदू जो है वो अपने ककून में सिकुड़ता चला गया और इस्लाम बढ़ता चला गया। क्योंकि हम किसी को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, अपनी जाति के अलावा किसी को अपने गले लगा ही नहीं रहे थे। यहां तक कि हम ब्राह्मणों में भी अपने आप को एक दूसरे गले नहीं लगा रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब सावरकर तो यहां तक कहते हैं कि ये आरएसएस के लोग क्या हैं, ये तो पैदा होते हैं, शाखा में जाते हैं और फिर बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो एक दूसरे के दुश्मन थे। वो दरअसल एक दूसरे के पूरक थे। और संघ और हिंदुत्व की जो पूरी वैचारिक इमारत जिन्होंने खड़ी की, उनका नाम है सावरकर। ये अलग बात है को हिंदू महासभा से थे। और गांधी जी की हत्या के बाद से संघ ने तकरीबन 20 साल तक सावरकर से अपने आप को दूर दिखाने की कोशिश की। वो बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़े दिखाना चाहते थे। तो सावरकर पूरी तरीके से बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे, पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए थे। लेकिन इसका मतलब थोड़ी था कि जो हिंदुत्व का जो मूल है उसमें सावरकर और गोलवलकर में कोई फर्क नहीं था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे और दोनों एक ही बात कह रहे थे। अब जाति प्रथा में बात अलग है, अनटचेबिलिटी में बात अलग। जो बात सावरकर आजादी के पहले अनटचेबिलिटी के बारे में कह रहे थे, वही बात तो देवरस 1974 वही बात एग्जैक्टली वही बात कह रहे थे। देवरस ने तो यहां तक कहा कि अगर अनटचेबिलिटी पाप नहीं है तो फिर पाप क्या है। ये चर्चा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ऐसी ही हुई है जी। ये कि हम अपने नजरिए से देखते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाति को लेकर जो चर्चा हुई है, जो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जो नेहरू कहते हैं, जो और लोग संविधान सभा में चर्चा की, और जिस वजह से जातीय आरक्षण नहीं हुआ या कास्ट सेंसस को लेकर जो डिबेट हुई, कास्ट सेंसस क्यों नहीं रखा गया, तो वो सावरकर और संविधान सभा में कोई फर्क देख रहे हैं आप? वहां भी तो वही है। और दूसरा जो आपने कहा, एकजुट होना चाहता है सावरकर, एकजुट करना चाहते हैं हिंदू, या आरएसएस करना चाहता है। तो एकजुट करना या मजबूत करना कोई नेगेटिव आप वो देखते हैं कॉनोटेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। एकजुटता तो हर समाज में एकजुटता होनी चाहिए। क्यों नहीं एकजुटता?
दिक्कत कहां पे आती, दिक्कत उस वक्त आती है, इस दो स्तर पे दिक्कत है। एक दिक्कत यह है कि जब आप उस एकजुटता में आप नफरत शब्द ले आते हैं। हमें हिंदुओं को एकजुट होना है, यह अलग चीज है, लेकिन हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ एकजुट होना है, यह अलग चीज है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। या हमें क्रिश्चियंस के खिलाफ एकजुट होना है, यह बिल्कुल अलग चीज है। और उस एकजुट करने के लिए हमें मुसलमानों और ईसाइयों, दूसरे धर्मों के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाना है, यह असली दिक्कत है। यहां पे हिंदू एकजुट हो जाए, किसी को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? मुसलमान एकजुट हो जाए, क्यों प्रॉब्लम? पूरा परिवार एकजुट रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन हम पड़ोसी के खिलाफ अगर नफरत पैदा करने लगे और उस नफरत को अपनी बुनियाद में लाके खुद को एकजुट करने की कोशिश करें, तो दिक्कत है। तो पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो एकजुटता की बात कर रहे हैं, उस एकजुटता में जो दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं, उनकी भागीदारी क्या है? हम जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उस हिंदू राष्ट्र में दलितों की भागीदारी कितनी है, पिछड़ों की भागीदारी कितनी है, उनकी सोच को हम कितना लाने की कोशिश करते हैं? और यहीं पे जो आरएसएस एक शब्द का इस्तेमाल करता है, समरसता, मुझे लगता है ये सामाजिक समरसता एक बहुत ही गलत शब्द है। समरसता का मतलब क्या हुआ? अगर आप उसको देखें, कम्युनल हार्मनी, हम तो समावेशिता की बात करते हैं, एसिमिलेशन की बात करते हैं, जहां ये फर्क ही नहीं होना चाहिए कि कौन हिंदू है, कौन ब्राह्मण है, और कौन क्षत्रिय है, और कौन दलित है, कौन पिछड़ा है। जिस दिन हिंदू समाज ऐसा हो जाएगा जहां जाति के आधार पे पहचान लुप्त हो जाएगी, वो एक आदर्श हिंदू समाज होगा। और जब तक हमारी पहचान ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, पिछड़े की है, यादव की है, कुर्मी की है, ब्राह्मण की है, क्षत्रिय की है, राजपूत की है, जब तक ये पहचान है, तब तक हिंदू एक नहीं होगा, और तब तक हिंदू समाज मजबूत भी नहीं होगा। ये मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ। नहीं, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है ना सर इसमें। जब हम ये बात कर रहे हैं, ये कंट्राडिक्शन मुझे समझ ऐसा लगता है कंट्राडिक्शन है। जब हम ये जाति की बात कर रहे हैं, एक तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पब्लिक का मूड इलेक्शंस में नजर आता है, यस, हमारे सिस्टम में, पार्लियामेंट में नजर आता है। यदि पार्लियामेंट को देखें तो 2024 को भी शामिल करूं, उसमें भले ही वोट कम हुआ हो दलितों का, पिछड़ों का, ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन आज भी वो सबसे ज्यादा समूह पिछड़ों का, दलितों का, ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2014 में तो रहा ही, 2019 में बढ़ गया, 2024 में कम हो गया, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब हम अलग तरीके से सोच रहे हैं, देश के जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं वो अलग तरीके से सोच रहे हैं। वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ या सोच के साथ। पहली बात, इसको आप बताइएगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि जाति की पहचान हमें परेशान कर रही है, तो फिर ये जातीय जनगणना की जो लड़ाई है, क्या आप उसके साथ नहीं हैं? देखिए, बिल्कुल, बहुत बहुत हमारे ख्याल से बहुत गूढ़ सवाल है। देखिए, हर समाज में, इतिहास में अगर आप किसी भी समाज को देखेंगे, एक बहुत छोटा तबका होता है जो दरअसल पूरे समाज को लीड करता है। वो क्रिश्चियनिटी में भी है, वो इस्लाम में भी है, वो जुडाइज्म में, हर जगह है। वो छोटा तबका ही समाज को लीड करता है, जिसको आप एलीट कह सकते हैं। हमारे समाज की दिक्कत क्या है कि पिछले 5000 साल से एक बहुत ही छोटा वर्ग हिंदू समाज को न केवल लीड कर रहा है, बल्कि वो उसको अपनी मोनोपोली भी मान के चल रहा है। और जो दूसरा समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, उसको वो एक तरीके से क्या बोलते हैं, उसको हाशिए पर ढकेल रखा है उसने। और इस हद तक हाशिए पर ढकेल रखा है कि उसको नॉलेज सिस्टम से भी अलग कर दिया उसने, कि इस देश के अंदर अगर कोई दलित है तो वो वेद नहीं पढ़ सकता, वो उपनिषद नहीं पढ़ सकता। ये किसी और समाज में नहीं। नॉलेज सिस्टम से बहिष्कृत करना, मुझे लगता है हमारे समाज की सबसे बड़ी दुर्गुण है, सबसे बड़ा दुर्गुण। इससे बड़ा दुर्गुण नहीं हो सकता कि आप किसी को पढ़ने ही ना दें, आप किसी को ज्ञान अर्जित करने से। ये बात नहीं है ना, अब ऐसा है नहीं, अभी यदि आप संत समाज देखें, यदि आप महाकुंभ को ही देखें, तो मैं संत समाज गया था वहां, तो संत समाज में जितने लोग हैं आज, बड़े बड़े लोग हैं, वो अपर कास्ट नहीं है हिंदू समाज के। और आज कौन आपको वेद पढ़ने से मना कर रहा है? और बहुत विद्वान लोग हैं जो इस पर, वेद पर, शास्त्र पर, पुराण पर चर्चा कर रहे हैं। अब 1000 साल पुरानी बात को, मिडिवल इंडिया की बात को आज तक हम घसीटते रहे और अपर कास्ट को या हिंदुओं को इस बात के लिए गाली देते रहे।
आप ठीक समझते हैं? आज भी क्या हिंदुस्तान वैसा ही है? नहीं, मैं गाली किसी को नहीं देता, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, मेरा स्वभाव ही नहीं गाली देना। हाँ, अगर कोई मुझे गाली देगा, हम लोग इस बात की चर्चा करते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, आलोचना करते हैं, और आलोचना। अपने समाज के बारे में और अपने अंदर आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए हर समाज के अंदर। देखिए, ये एक बहुत ही सुविधाजनक विश्लेषण है। हकीकत ये है कि आज भी इस समाज का जो प्रभुत्व वर्ग है, जो हजारों साल से प्रभुत्व वर्ग था, वो सामाजिक स्तर पर आज भी दलितों पिछड़ों को अपने बराबर नहीं मानता। ये हमारे जीवनचर्या का हिस्सा है। और ये अगर आपको देखना हो तो आप अपने शहर को तो छोड़ दीजिए, अपने बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो उतना भौंडा नहीं रह गया जितना पहले हुआ करता था, लेकिन बहुत सटल तरीके से, बहुत ही करीने से आज भी पूरी तरीके से ऑब्जर्व किया जाता। हम संवैधानिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर जरूर बराबरी का दर्जा हासिल हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन अभी तक सामाजिक स्तर पर दर्जा हासिल नहीं किया। इसलिए आपको रोज अखबारों में ऐसी खबरें मिल जाती हैं जहां किसी दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी पिछड़े के साथ अत्याचार हो रहा है। वो जब थाने में जाता है तो उसकी रपट नहीं लिखाई जाती है, जब कोई दूसरी जाति के लोग जाते हैं तो उनकी रपट वहां लिख दी जाती है। ये रोज का किस्सा है। आज भी अगर आप किसी अपर कास्ट के आदमी से कहें कि क्या वो अपने बेटे बेटियों की शादी किसी दलित परिवार से करना पसंद करेंगे, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि हमारा समाज सामाजिक स्तर पर कितना बराबर हो गया है। तो ये जो संघ की जो समरसता की भावना है, ये अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। समाज में समरसता नहीं, समावेशिता होनी चाहिए। समरसता का मतलब क्या है? जो कोल्ड वार के जमाने में था, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी सोवियत संघ और अमेरिका, हमें शांति से रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लड़ेंगे तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। इसीलिए समाज के प्रभुत्व वर्ग ने, और मैं मानता हूं कि आरएसएस की पूरी विचारधारा उस अपर जो प्रभुत्वशाली वर्ग है उसके वर्चस्व बना रहे, इसके लिए है। तो वो ये कहता है कि दलितों और पिछड़ों के साथ हमें हार्मनी में रहना है, या वो हमारे साथ समरस रहे। वो ये क्यों नहीं कहते कि ये दलित पिछड़े के बीच की जो पहचान का जो भेद है, ये खत्म होना चाहिए इस समाज। वो ये क्यों नहीं कहते कि समाज के अंदर कोई ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, समाज के अंदर कोई शूद्र नहीं होना चाहिए, समाज के अंदर कोई पिछड़ा नहीं होना चाहिए, सब हिंदू होने चाहिए। जिस दिन आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, उसी दिन हिंदू एक हो जाएगा। आज देखिए, मुसलमानों के अंदर भी वो विभेद है, शिया सुन्नी का विवाद है, पसमानदा सैयद का विवाद है उनके अंदर। लेकिन जब उनके ऊपर संकट आया तो आज शिया सुन्नी के विवाद खत्म हो गए, आज पसमानदा उनके बीच खत्म हो गए, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब वो सड़क पर उनके साथ अत्याचार होता है, या कानून जब सरकार उनके ऊपर अत्याचार करती है, तो ये देख के नहीं कहती कि वो पसमानदा है या फिर सैयद है या फिर शिया है या सुन्नी है, वो मुसलमान उनकी पहचान है, उसी आधार पे उनके साथ दिक्कत होती। मॉब लिंचिंग के जितने केस आप उठा के देख लीजिए, वो सारे के सारे वो बेचारे लोग हैं जो मुसलमानों में जिनको पसमानदा कहा जाता है। मेरा कहना यह है कि हिंदू समाज में भी जब तक ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगड़े, पिछड़े, यादव, कुर्मी, सरयू पारी, कानिकुब्ज, जब तक ये नाम है, तब तक हिंदू समाज एक नहीं हो सकता, और होगा भी नहीं। लेकिन इसको क्योंकि ये सारी पहचान खत्म होनी चाहिए।